अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर मोहम्मद रांझा साहब, रांझा बिजनेस ग्रुप के सीईओ और साथ ही साथ लाइफस्टाइल लिंक के भी सीईओ हैं, इनसे फिर एक बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जो सवाल करना चाहते हैं उनमें से पहला सवाल मेरा ये है कि आप कौन कौन से मुल्कों में कौन कौन से स्टडी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं? जी थैंक यू काशिफ साहब। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम, जो पहला हमारा प्रोग्राम था, उसमें हमने ये रिकॉर्ड करवाया था कि हम लोग इस वक्त 3 गेटवे हैं हमारे पास ना। एक तो गेटवे टू यूएसए, जो हर बंदा चाहता है कि किसी तरीके हम अमेरिका चले जाएं, और दूसरा हमारा गेटवे है यूरोप का, और तीसरा सेंट्रल एशिया का। इनमें हमारे पास, और इसके अलावा यूके में, तो हम चाहते हैं कि अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो एजुकेशन के थ्रू वहाँ जाएं और अपने आप की एजुकेशन भी कंप्लीट करें और इस मुल्क के लिए भी कुछ अच्छे इंसान और अच्छे शहरी बनकर आएँ। तो ये सारे के सारे यूरोप भी है, अमेरिका भी है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को कुछ और भी चाहिए तो वो हमारी लाइफस्टाइल लिंक के ऊपर जाके नीचे व्यूज़ में वो लिखें कि वो कौन से कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं। जैसे आईटी में होता है, वैसे तो हमारे पास आईटी की भी है, बिजनेस मैनेजमेंट भी है, लॉ भी है। तो वो जो भी कुछ करना चाहते हैं वो जाके हमें अपनी सजेशन भी भेज सकते हैं कि जी हम ये करना चाहते हैं, तो हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। सर, इस वक्त आईटी का एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ मौजूद है पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं बच्चों में इसका क्या मुस्तकबिल है, और हम इन जो ममालिक हम स्टडीज़ के लिए ऑफ़र कर रहे हैं उसमें हम बच्चों को कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं? देखिए जी, ये आईटी जो है ना, ये मैं आपको बताऊं कि आजकल दुनिया का जो इम्पोर्टेंट काम है, दुनिया बल्कि सारी की सारी दुनिया जो है इस वक्त आईटी के ऊपर शिफ्ट हो रही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग, अब मैं क्या कहूँ, एक वक्त था जब लोग जो हैं, जैसे हमारा ये पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर आईटी की यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी और हमारे पास पैसा भी था, उस वक्त सब कुछ था, लेकिन हमारे खाले, नहरें और ये पक्के हो रहे थे। तो वो जो पड़ोसी मुल्क है आज वो आईटी के बलबूते पे पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है और हम आईटी में आज भी पीछे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आईटी में आए, उनको शॉर्ट कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, हायर डिग्री करनी है, तो वो आएँ। हम उनको यूरोप में भी, एशिया में भी, अमेरिका में भी और यूके में हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आएँ। हम उनको आईटी ही, देखिए इस वक्त जो सबसे जो बेस्ट और शॉर्ट कोर्सेज हैं या लॉन्ग कोर्स है वो आईटी के हैं। आजकल बिजनेस भी आईटी के बगैर नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आएँ लाइफस्टाइल लिंक के ऊपर, वो आईटी में आना चाहते हैं आईटी में आए, बिजनेस में आना चाहते हैं बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, और उसके बाद एमबीबीएस में या बीएस नर्सिंग। जैसे कि नर्सिंग का जो शोबा है, देखो एक डॉक्टर होता है, वार्ड में एक ही डॉक्टर चाहिए होता है, लेकिन नर्सिंग एक ही वार्ड के अंदर 20-20 नर्सिंग प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। और जो नर्सिंग है वो पूरी दुनिया में उसकी सीटें पूरी नहीं होती, इवन के पाकिस्तान में भी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप सुने, इन सब कोर्सेज के बारे में आप सोचें, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप करें। आईटी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सर, एक चुभता हुआ सवाल है इस मुल्क के मामलात को देखते हुए कि इस साल अंदाजन 2,30,000 बच्चे जो हैं वो एमडी कैट में अपीयर होंगे। उनमें से सिर्फ 4500 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल कर सकेंगे। उनको क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? हमारे पास उसका क्या हल है? लाइफस्टाइल लिंक के पास उसका क्या हल? थैंक यू वेरी मच जी काशिफ साहब। ये बड़ा एक दुख भरी कहानी है। ये सिर्फ एमडी कैट में ही नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता क्या है, हमने इतने बोर्ड्स, इतने बैरियर बैठाए हुए हैं। जैसे कि पहला बोर्ड जो है वो 5वीं क्लास का आता है, उसमें बच्चों को रोल देना है। फिर 8वीं का आता है, अब तो मेरे ख्याल में 9वीं भी बोर्ड है, 10वीं भी बोर्ड है। फिर एफएससी करता है बेचारा लोग बेचारे, इसमें देखो ना, अब 30% बच्चों ने पास होना है और 70% फेल हो जाएंगे। तो हम बेसिकली उसके बाद एमडी कैट आ जाएगा। एमडी कैट में 2 लाख बच्चे गए हैं, 6-7 हज़ार पास होंगे, बाकी सब। तो हम बेसिकली हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है ना, वो
हम लोग इंसान नहीं बना रहे, हम उनको साइको बना रहे हैं। वो क्या होगा, एक बच्चा जिसने 12 साल एजुकेशन की, बड़ी मुश्किल से मर मरा के FSC कर ली, MD कैट भी कर लिया, उसके बाद भी उसको कहीं कोई चांस ना मिले, दिस इज़ वेरी पेनफुल। और ये जब मैं चीज़ें सोचता हूँ ना, तो यकीन करे बंदे का ना जो दिमाग ही काम नहीं करता कि हम बेसिकली एक सोशल बंदे को साइको कर रहे हैं। तो वो करेगा क्या बेचारा, दीवारों पे जाके टकरे मारे, वो करे तो करे। एक वो होता गरीब है, उसके लिए तो इतनी भी चांसेस नहीं है कि वो कहीं बाहर जाए। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है, जो लाइफस्टाइल लिंक का, इसके अंदर MD कैट की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अभी से कह रहा हूँ उन बच्चों को जिनको ये पता है कि हमारा मेरिट नहीं बनना, तो फॉर गॉड सेक टाइम मत ज़ाया करो इस MD कैट में। अब देखो ना, MD कैट का एक बच्चा 10-10 हज़ार रुपया फीस जमा करवाता है, और इस 10,000 को आप मल्टीप्लाई करें ना 2 लाख के हिसाब से, तो कितने बिलियंस रुपीस बनते हैं, ये भी आपसे ले लेंगे। और 4500 बच्चा उन्होंने लेना है, तो आपके पैसे भी गए, टाइम भी गया, और आपको एंड पे साइको करके छोड़ देंगे। आपके लिए कुछ नहीं आगे प्लान बनाया हुआ कि अगर ये लोग रह गए तो इनको हमने कैसे अकोमोडेट करना है। तो इसलिए आप ये इन चीज़ों पे टाइम मत जाएगा। आपको तो पता होता है, जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया होता है ना, उसको पता होता है कि मेरे मार्क कितने आने हैं, कि वो 90% ले रहा है, वो 70% ले रहा है, वो 60%, उसको सारा पता है। तो ऐसे अपना टाइम मत ज़ाया करें। हमारे पास MD कैट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आएँ हमारे पास, हम आपको सारी कंसल्टेशन देंगे। आपको जो भी बनना है, आप हमारे साथ एज ए फ्रेंडशिप आप हमें कॉल करें। हमारी साइट पे 1-2 दिन में वैसे AI चैट भी उसके ऊपर ऑन हो जाएगी। आप वहाँ बैठ के अपने सारे क्वेश्चंस वहाँ डालें, हमारी साइट के ऊपर डालें, व्यूज़ डालें कि आप करना क्या चाहते हो, तो हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो आज से 15 साल पहले का बच्चा था, उसकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी वो आज के बच्चे से ना होने के बराबर थी। आज के बच्चे की पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस पर अज़ार ख्याल आपका क्या है? जी, पॉलिटिकली भी जब बंदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखता है ना, तो अजीब ही मंजर होते हैं कि वही चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि हमने बच्चे को सही एजुकेट ही नहीं किया, हमने तो उसको रट्टों पे लगाया हुआ है। उसको तो पता ही नहीं है कि वो दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और आज का बच्चा वो जो ज़्यादा कुछ चीज़ें जानता भी है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू है। अब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी इंफॉर्मेशन आप 100% करेक्ट नहीं हो सकती। जितनी भी चीज़ें होंगी, हर एक अपना व्यूज़ होता है। तो ये जो हमारा आने वाला फ्यूचर है ना, वो भी मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। जिस तरह की हमारी ये जो, अब जिन बच्चों को आपने FSC करवाई, सब कुछ करवाया, आगे वो कुछ करेंगे ही नहीं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हर बंदा जो फारिग है वो पॉलिटिक्स के ऊपर बहस कर रहा है, नहीं तो रिलीजन के ऊपर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उसको चाहिए कि पॉलिटिक्स की बजाय वो अपने ऊपर जोर दे, वो अपने आप को पहले इस मुआशरे का एक फाल बंदा तो बनाए। देखो ना, अगर एक डॉक्टर, फ़र्ज़ करो पाकिस्तान में वो डॉक्टर बन भी गया, अगर उसको जॉब ना मिली, उसने अगर कुछ कमाया ना, तो वो क्या कर लेगा? सियासी तौर पे वो इलेक्शन भी नहीं लड़ता क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं है। एक बंदे को यहाँ पाकिस्तान में सियासत करने के लिए भी पैसे चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास प्रोफेशन नहीं था। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ना तो हमें पॉलिटिक्स का कोई सही तरीके से कुछ सिखाता है, ना हमें कोई प्रोफेशनल बनाता है। तो हमें बनाते क्या हो आप लोग? हमारा सिस्टम, हमारी पॉलिटिक्स हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस मुआशरे के लिए यूज़लेस पर्सन बना के छोड़ देते हैं। तो आज की जो जनरेशन है ना, उसको पता बहुत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। अगर उसने कुछ करना भी है तो उसको भी अकल तभी आएगी जब वो इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा ना पाकिस्तान के, वो चाहे जिस कंट्री में भी चला जाए, उसको फिर वहाँ का जब सिस्टम देखेगा, वहाँ के लोगों से मिलेगा, तो उसके पास एक इंटरनेशनल व्यू आएगा। वहाँ की पॉलिटिक्स देखेगा कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो किस लिए होती है, अपने लोगों के लिए।
डेमोक्रेसी जो होती है वो हमेशा अपने लोगों के लिए होती है, अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए होती है। तो इसलिए अच्छी चीज़ है कि अगर ये बच्चे थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, अपने आप को समझेंगे, तो फिर ही उनका कोई मुकद्दर अच्छा हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त कुदरती आफात की सूरत में, कल इस्लामाबाद में जल्जला भी आया, कुदरती आफात की सूरत में इस वक्त मुल्क तकरीबन पूरा मुल्क जो है वह सैलाब की जद में। इसकी वजूहात और इसके असरात जो हैं मुल्क पर, उन पर आपका मुझे जो है वो व्यू पॉइंट चाहिए सर। जी काशिफ भाई, असल में चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या होता है, अब हमारे ऊपर सैलाब आए हुए हैं, ज़लज़ले आते हैं, तो हम इंसान करते क्या हैं, हम ट्राई टू फाइट अगेंस्ट द नेचर, कि हम नेचर के अगेंस्ट लड़ने चल पड़ते हैं कि जी हम ज़लज़ले को इस तरह रोक लें, हम सैलाब को इस तरह रोक लें। अब देखो ना, सैलाब है, मुझे याद है कि 1988 में उस वक्त मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था, मैंने उस वक्त भी सैलाब देखा और यही सूरत हाल थी। और आज कितने साल हो गए हैं, आज तक हमने इन सैलाबों का कोई सद्देबाब ही नहीं किया है। आज मैं एक दो न्यूज़ पढ़ रहा था किसी वज़ीर की, जी अगर हम लोग डैम बना लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, तो आज ये ना। भाई आपको रोका किसने, बताओ। ये जितने आप वज़ीर, मुशीर, सदर, सब जब 1947 से लेके आज तक सब ने हुकूमतें की हैं, सब वहाँ बैठे हुए, तो आपको रोका किसने है? जब पड़ोसी मुल्क ये डैम भी बना सकता है, नहरें बना सकता है, अपने लोगों को फ्री बिजली, पानी दे सकता है, किसानों की हेल्प करते, तो आप लोग क्यों नहीं करते? आज ये इतना बड़ा सदमा, और ये सैलाब आज एक दिन के लिए नहीं है, ये आने वाले दिनों में इनकी और शिद्दत होगी, क्योंकि आप लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो पानी हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, और कितने ट्यूबवेल्स, कितने कुएँ, कितनी जगह है, वो पानी जब हम नीचे से निकाल रहे होते हैं ना, तो हम उसका जो एक वाटर लेवल है वो डाउन कर रहे होते हैं। और जब ज़मीन का एक वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तो ज़मीन के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, गैसेस हैं। ये तो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। देखो आपका ये जो सतलुज रिवर है, ये आधा इंडिया क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान में एंटर होता है, वहाँ से आता हुआ कहाँ, पांजनद, और फिर कहाँ जाता है, समुंदर में। अब इतना बड़ा एरिया, वो किस लिए पानी आ रहे हैं? ताकि वो आपकी जो ज़मीन का नीचे जो लेवल है, वाटर लेवल, उसको मेंटेन रखे। तो ये अल्लाह ताला का एक प्लानिंग सिस्टम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम यही कर सकते हैं कि हम उस पानी को तरीके से इस्तेमाल करें, डैम बन जाएंगे, नहरें बन जाएंगी, किसानों को पानी मिल जाएगा, बिजली हमें फ्री की मिल जाएगी। अब देखो ना, 70% हमारे किसान हैं, अगर उनके ऊपर हम सिर्फ यही सोचे कि हमने 4000 अरब रुपया जो है ना, वो उनके ऊपर खर्च कर, अगर आप ये 4000 अरब उनके ऊपर खर्च कर देते हो, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, वो आपको 2 साल के अंदर कई हज़ारों आपका जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, आपके मुल्क के जो कर्जे हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, हमने क्या है जी, वहाँ चले जाओ जी हेलीकॉप्टर पे, वहाँ मशीर चला जाए जी, वहाँ पर कैंप लगा दो जी, हम ये कर दें यहाँ। नहीं जी नहीं, जो नेचर है वो नेचर है, उसके अगेंस्ट आप फाइट नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये कि ये चीज़ें आती हैं हमारे अमालों से आती हैं। हमने अगर इन नेचर्स के ख़िलाफ़ लड़ना है, तो वो यू कैन फाइट अगेंस्ट दीज नेचुरल डिज़ास्टर बाय योर डीड्स, कि आप अपने अमालों के साथ इन नेचर्स के साथ लड़ें, तो फिर लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि आपके अमाल भी अच्छे ना हो, तो ये नहीं हो सकता। इस वक्त मेरी उन जितने भी बेचारे इस वक्त इन मुसीबत में फंसे हुए हैं, उसको तकलीफ़ होती है, जो अब अपना पूरा घर पानी के नज़र हो गया, उसके जानवर नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन हमारी हुकूमतें सिर्फ खबरों पे, टीवियों पे आके मशवरे तो दे रही हैं, ये कर लो, वो कर, लेकिन उनकी कोई हेल्प करने वाला कोई नहीं है। हेल्प करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, और उसी ने ही करनी है। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारी ये हुकूमत से भी, और जितने भी बैठे हुए हैं, कि आप ये बातें मत किया करो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। करना आपने ही है, आप करो। किसानों से कोई हेल्प चाहिए, हम पाकिस्तानियों से है तो हम तैयार हैं, लेकिन आप कुछ करो तो सही। लेकिन अल्लाह ताला का एक पूरा वादा भी है, तो उसने हर चीज़ का हिसाब लेना है।
तो वो तो हमें देना ही देना है, जो हमारे अमाल हैं। अगर हमारे अमाल अच्छे हो जाएंगे तो अल्लाह ताला वैसे ही खुश हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से, हमारे जो भाई हैं उनका भी अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे और हमें उनकी मदद करने की तौफीक दे।